वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और पिछली क्लास में भी हमने ट्रांसफार्मर के बेसिक उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में इसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है इसके बारे में हम देखेंगे। और जो ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर दोस्तों, इसमें दो वाइंडिंग्स का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। एक होती प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती सेकेंडरी वाइंडिंग। और तीस जो बीच में लगा होता है ये कोर लगा होता है दोस्तों। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी और दूसरे साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग, बीच में इस कोर का यूज किया जाता है। और यही कोर जो है दोस्तों, यहाँ पर एक माध्यम अर्थात कि मीडिएटर का काम करता है, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देने पर जो फ्लक्स क्रिएट होता है, यही फ्लक्स को यहाँ पर ग्रंथन करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होता है दोस्तों। तो प्राइमरी में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होगा और सेकेंडरी में लोड कनेक्ट होगा दोस्तों। बेसिकली ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप से होते हैं। तो इसमें हमने इसके कंस्ट्रक्शन को जाना था दोस्तों। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। और ट्रांसफार्मर में जब उसको डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी सप्लाई देने पर यह ऑपरेट नहीं होता। ट्रांसफार्मर को जब आप डीसी सप्लाई देंगे तो यह वोल्टेज उत्पन्न करके नहीं देगा और इसकी वाइंडिंग जल जाएगी। एग्जाम में कभी कई कई बार पूछ लेता है या वाइवा या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स को कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने पर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने पर इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट नहीं होता। जब फ्लक्स परिवर्तन की दर नहीं होगी अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी भी नहीं होगा, क्योंकि यह फ्लक्स परिवर्तन की दर का फार्मूला है डी आई अपॉन डी टी। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है एल इक्वल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये फार्मूला किसके लिए होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा तब ये होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अर्थात कि फ्लक्स परिवर्तन की दर उत्पन्न नहीं होगी तो डी आई अपॉन डी टी भी नहीं होगा। इसी के कारण बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा दोस्तों। डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर में बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता। और इसी के कारण यह इसकी जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग जल जाती है, क्योंकि जब बैक ईएमएफ जीरो होगा तो वाइंडिंग में लोड ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों और करंट की मात्रा अधिक हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस वजह से ही दोस्तों यहाँ पर यह जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसमें जो वाइंडिंग जलेगी वो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग को ही हम डीसी सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को नहीं देते। तो जिस वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देंगे वही वाइंडिंग यहाँ पर जल जाएगी। सपोज दैट यदि इसे एग्जाम्पल में समझे तो आई इक्वल क्या होता है, V1 माइनस E1 अपॉन जेड होता है। तो ये फार्मूला किसके लिए है? ये है जनरेटर के लिए दोस्तों। यहाँ पर जब हम फार्मूले में मान रखेंगे तो करंट कितनी निकलेगी? I1 इक्वल टू V1 का मान 200 वोल्ट है, E1 का मान 180 वोल्ट होगा और Z का मान 0.5। तो यहाँ पर निकलेगी करंट 40 एम्पियर। अब यदि हम मोटर में देखते हैं दोस्तों, तो मोटर में क्या मिलेगा आपको? IA इज इक्वल टू V माइनस EB अपान RA निकलेगा। तो ये आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट। अब इसमें देखेंगे हम तो V इक्वल EB अपान RA होता है। तो IA इज इक्वल टू V का मान हो जाएगा 200 वोल्ट, EB का मान हो जाएगा 0 अपान हो जाएगा RA का मान 0.5। इसमें मान टोटल निकलेगा, EB का मान 0 होने के कारण, यही EB का मान 0 होने के कारण 400 एम्पियर की करंट निकलेगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर I1 का जब मान निकाले हमने तो 40 एम्पियर निकला। कब की सिचुएशन में? जब बैक ईएमएफ बने तब। ये जो EB है, E1 है, ये एक प्रकार का बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ का मान यहाँ पर कितना निकल रहा है? 180। इस कारण करेंट का मान यहाँ पर कम है दोस्तों। लेकिन जैसे ही बैक ईएमएफ का मान जीरो हो जाए, ईबी का मान यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान जीरो हो जाए, तब यहाँ पर करंट का मान निकलेगा 400 एम्पियर। तो करंट की रेटिंग बढ़ने के कारण यहाँ पर वाइंडिंग जल जाएगी दोस्तों, वाइंडिंग जल जाएगी। तो वाइंडिंग जल जाएगी यदि आप डीसी सप्लाई देंगे तो, क्योंकि उसमें डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं, डीसी में ईबी मतलब बैक ईएमएफ जनरेट होता नहीं।
इसी वजह से दोस्तों ये वाइंडिंग जल जाएगी। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने में, मतलब कि डीसी में ऑपरेट नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, आपको उसमें उस तौर पे मैंने समझा दिया। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के मध्य जो फेज डिफरेंस बनता है, ये फेज डिफरेंस बनता है दोस्तों 180 डिग्री। तो ये 180 की इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में। तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और बीच में कोर हो गई, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो एंगल मिलेगा, आपको कोण मिलेगा, वो 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है दोस्तों, इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा आपको। तो इस दोनों के मध्य वाइंडिंग के वोल्टेज के जो मध्य मिलेगा, ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के मध्य दोस्तों याद रखिए, मतलब प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो 180 अंश का होगा। ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाता है दोस्तों, छोटा हो जाता है। स्टूडेंट इस पॉइंट को आपको नोट करना है, आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, शॉर्ट नोट के रूप में आप एक कॉपी बनाइए, उसमें इस सब चीज को नोट कीजिए कि ट्रांसफार्मर की यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें हम, तो ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर, यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो छोटू सा हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई ट्रांसफार्मर 20 केवी का है, 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 200 केवीए का, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है दोस्तों, तो ये ट्रांसफार्मर क्या मिलेगा आपको, साइज में छोटा मिलेगा। यदि मैं आपको कहूं कि 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर आपको कैसा मिलेगा, साइज में छोटा मिलेगा। उसी में यदि मैं बोलूं आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोई ट्रांसफार्मर है, तो वो क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा। तो इन दोनों में याद रखना है, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर के जो साइज है वो छोटी हो जाती है, मतलब ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है दोस्तों। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव तौर के रूप में। स्टार्ट करेंगे दोस्तों एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, तो उसकी एलिमेंट्री थ्योरी क्या होगी, आइडियल ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ये देखेंगे दोस्तों हम। तो एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, यहाँ पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ट्रांसफार्मर के एक एक पॉइंट को, की पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, कि ट्रांसफार्मर की छोटी सी छोटी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाए। आपके डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं ट्रांसफार्मर के एक एक चीजों को, एक एक छोटे छोटे बिंदुओं पर फोकस डालूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एन आइडियल, एक आइडियल ट्रांसफार्मर दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस नहीं होता, कॉपर लॉस भी नहीं होता एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, अर्थात कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल को क्या कहा जाता है, आदर्श। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस नहीं होता, कॉपर लॉस भी नहीं होता, और इसमें फ्लक्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हमेशा ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज है वो फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा, या फ्लक्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में होगा, ठीक है। यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों ट्रांसफार्मर की, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो किया जाता है या सप्लाई दिया जाता है, तो सप्लाई होती है एसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई देते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दिया जाता है
और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको रीड कीजिए केयरफुली। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड कनेक्ट ना हो, अर्थात नो लोड, कोई भी लोड कनेक्ट ना हो, तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने लगती है। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो सप्लाई के कारण यहाँ पर नो लोड अर्थात कि कोई लोड सेकेंडरी में कनेक्ट न होने के कारण दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग आई म्यू करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने लगती है। और ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये फ्लक्स को सेटअप करता है। मैग्नेटाइजिंग करंट का काम है कि यह फ्लक्स को सेटअप करे। सेटअप करना मतलब कि उसे लाइन टू लाइन मतलब कि स्थिर रूप से प्रोवाइड करे, फ्लक्स को सेट करे एक दूसरे के पैरेलल में, लाइन टू लाइन। ये मैग्नेटाइजिंग करंट का काम होता है। तो फ्लक्स की जो लाइन है ये इसका काम कौन करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है दोस्तों। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने का काम मैग्नेटाइजिंग करंट करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड। हमने एक आइडियल ट्रांसफार्मर को लिया। आइडियल ट्रांसफार्मर में दोस्तों हमें एक चीज ये देखने मिलेगी कि आइडियल ट्रांसफार्मर है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कोई लोड कनेक्ट नहीं मिलेगा। जब आप प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगी और यह मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को सेटअप करता है। इसमें जब प्राइमरी में आप सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे कहेंगे E1। E1 जो लिखा हुआ है यह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। E1 जो है यह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, या इसी को कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग का बैक ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्राइमरी वाइंडिंग का बैक ईएमएफ भी कह सकते हैं, जिसे ईबी से शो किया जाता है दोस्तों। इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट जो है इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करने का यह काम करता है। अब जैसे ही इसी कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा जाएगा तो यहाँ पर जब हम एसी सप्लाई देते हैं दोस्तों तो एसी की जो वेव शेप है वो हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है। एसी की वेव शेप हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल निगेटिव होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई दिया जाता है दोस्तों तो हाफ साइकिल जो है ये आधी साइकिल पॉजिटिव की, तो हाफ साइकिल इसमें किसकी होगी? पॉजिटिव की होगी। और हाफ मतलब कि आधी साइकिल निगेटिव की होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम सप्लाई देते हैं तो 50 साइकिल पर सेकेंड में यहाँ पर कोर में एक साइड एन बनेगा तो दूसरे साइड एस बनता है दोस्तों। फिर जैसे पॉजिटिव साइकिल गई तो पॉजिटिव साइकिल में लेफ्ट साइड में अर्थात इस साइड में एन पोल बनेगा, तो राइट साइड में इसके मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ एस पोल बनेगा दोस्तों। ठीक है। जैसे ही निगेटिव साइकिल चलती है, पॉजिटिव साइकिल खत्म होती है, जीरो होती है, निगेटिव साइकिल चलती है, तो फिर से यहाँ पर चेंज हो जाता है साइन, तो यहाँ पर फिर एस बनने लगेगा और यहाँ पर एन बनने लगेगा दोस्तों। तो इसके कोर में जब प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने के कारण यहाँ पर फ्लक्स में जो पोल है वो पोल बार बार चेंज होते जाते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर एन पोल बनेगा तो साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग तरफ एस पोल बनेगा। फिर आधी हाफ साइकिल चेंज होगी तो फिर एन पोल एस पोल में चेंज हो जाएगा और एस पोल एन पोल में चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली काम चलता है दोस्तों। कंटिन्यूसली यहाँ पर जो पोल है मैग्नेटिक पोल ये चेंज होते जाते हैं। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव यहाँ पर क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। अब ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अर्थात कि बैक ईएमएफ यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग के कारण करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न हुई है। अब जब इसके पास में कोई दूसरी वाइंडिंग उसी कोर में लपेटी होगी तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया होने के कारण इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है।
और हमें टर्मिनल जो वोल्टेज है वो V2 के रूप में प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टेज म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण वोल्टेज V2 हमें प्राप्त होता है दोस्तों। अब यदि ये नो लोड की कंडीशन में दिख रहा है आपको, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसमें कोई लोड कनेक्ट नहीं है दोस्तों, तो इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस अर्थात कि कोर लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम इन पॉइंट को याद रखते हैं। तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको देखने मिलेगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई आयरन लॉस और कॉपर लॉस नहीं होता इसके कोर में, और इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। ट्रांसफार्मर की, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो परमिबिलिटी है अर्थात की चुंबकशीलता जिसे कहेंगे हम, चुंबकशीलता, तो ये जो चुंबकशीलता है ये इन्फिनिटी होती है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। इसकी जो चुंबकशीलता है या परमेबिलिटी ये हाई होती है, और हाई के रूप में मतलब इन्फिनिटी के रूप में होती है। तो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसमें कोई आयरन लॉस और कॉपर लॉस नहीं होगा। आयरन लॉस और कॉपर लॉस का रिलेशन है कोर लॉस से, और ये कोर लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होगा दोस्तों। परमेबिलिटी इसकी कोर की इन्फिनिटी होगी, अर्थात चुंबकशीलता इन्फिनिटी होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसकी परमिलिटी अनंत होती है। नो कॉपर लॉस, बोथ वाइंडिंग आर प्योर इंडक्टिव, क्योंकि इसमें दोनों वाइंडिंग प्योर इंडक्टिव कॉइल होती है। प्राइमरी वाइंडिंग भी इंडक्टिव कॉइल होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी इंडक्टिव कॉइल होती है दोस्तों। तो ये दोनों प्योर इंडक्टिव कॉइल हुई है, इसके कारण कोई कॉपर लॉस नहीं होता, इसलिए कॉपर लॉस इसमें दोस्तों नहीं होता, अर्थात आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लॉस नहीं होता। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, यदि ग्राफ बना है तो ग्राफ में ये V1 और ये T और ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये E1 है दोस्तों। टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा तो प्राइमरी जो करंट फ्लो होगी इसमें, प्राइमरी करंट I1 इज इक्वल टू V माइनस E1 अपॉन Z1 हो जाएगा। तो इस फार्मूले से निकालेंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देने पर इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है दोस्तों। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने लगती है, और यही मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करती है, फ्लक्स को सेटअप करती है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है यही मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है दोस्तों, और इसी के कारण फिर वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देने पर मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होती है, और इसको लिखते हैं आई म्यू से। आई म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट, और आई म्यू ही मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है, दोस्तों। मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है। जब यह फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के कंडक्टर पर परिवर्तित होती है तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है दोस्तों, अर्थात कि यही आई म्यू के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करती है, इसी के द्वारा बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसी के द्वारा बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है दोस्तों। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है इसी कारण, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। यदि इसमें ग्राफ के रूप में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा आई म्यू, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये रेफरेंस लाइन है दोस्तों। यहाँ पर फेज डिफरेंस मिलेगा दोनों के बीच का तो 180 डिग्री मिलेगा। इसको ग्राफिकल रूप से देखें तो इस टाइप से मिलेगा। वोल्टेज V1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 और मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू के बीच का जो एंगल मिलेगा दोस्तों वो 90 डिग्री मिलेगा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी वोल्टेज और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री लैगिंग होगा दोस्तों। लेकिन लेगिंग का मतलब होता है पश्चगामी, लेगिंग का मतलब होता है पश्चगामी, क्योंकि ये इंडक्टिव कॉइल है दोस्तों, इसलिए यह लेगिंग होगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब प्राइमरी जो इनपुट वोल्टेज है V1 इज कॉल्ड प्राइमरी इनपुट वोल्टेज, या इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में दिया गया सप्लाई वोल्टेज। इन दोनों के बीच में V1 और V2 के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा, और V2 वोल्टेज और E2 वोल्टेज और E1 वोल्टेज, E1 is called self induced EMF,
या इसे कहते हैं बैक ईएमएफ, प्राइमरी वाइंडिंग का बैक ईएमएफ। और E2 म्यूचुअल ईएमएफ होगा, E1 सेल्फ ईएमएफ होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और E2 हो जाएगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे भी ये बैक ईएमएफ ही है दोस्तों, एक प्रकार का। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसे म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ कहते हैं, ये सेकेंडरी वोल्टेज V2, E2 और E1 ये तीनों एक ही दिशा में होंगे, मतलब इनका डायरेक्शन होगा एक सीध में होगा दोस्तों, और फेज डिफरेंस प्राप्त होगा 180 डिग्री का। अर्थात ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो इसमें फ्लक्स जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ये ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। यदि ये फ्लक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वोल्टेज V1 के, या तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V2 के, या फिर ये कह सकते हैं फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू V। तो फ्लक्स हमेशा ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है दोस्तों। जब कोर की फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर परिवर्तित होती है दोस्तों, तो उसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जो कोर की जो फ्लक्स है, सेकेंड प्राइमरी वाइंडिंग कोर की फ्लक्स वो सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर क्या होता है, प्लेस्ड होती है, परिवर्तित होती है, मतलब कि उसके ऊपर भी वो ट्रेवल करने लगती है। तो उसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसके ट्रेवल करने के कारण होता है, जो चुंबकीय बल रेखा है उसके ऊपर चलने के कारण। तो इसमें मैग्नेटाइजिंग जो करंट है, इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट IMU, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा V1, ये 90 डिग्री लेग होगी, मतलब कि ये कहेंगे म्यूचुअल जो मैग्नेटाइजिंग करंट IMU प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करती है। और सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्राइमरी वोल्टेज V1 से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 प्राप्त होगा दोस्तों, और इन V1 से ये 180 डिग्री से फेज डिफरेंस पर होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन दोनों को समझ सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में इन चीजों को विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है। तो ये इसका बेसिक वर्किंग है दोस्तों। यहाँ पर यदि हम ईएमएफ इक्वेशन को देखें, ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, तो ईएमएफ इक्वेशन को देखें दोस्तों, तो ईएमएफ इक्वेशन आपको देखने मिलेगा, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़े हम। तो ईएमएफ इक्वेशन अर्थात कि जो वोल्टेज उत्पन्न हो जिस रेट से होगा उसका इक्वेशन हम देखें, तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, इसका फार्मूला है E1 एंड E2 इसमें होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो E1 होगा, और सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होगा E2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज N1 एंड N2। तो ये N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न होंगे, फेरे होंगे, नंबर ऑफ मतलब कि फेरों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में, उसको हम N1 से शो करेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम करेंगे N2 से करेंगे। इसमें F क्या है, F इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F होगी, उसको F से शो करेंगे, इकाई होगी हर्ट्ज। फाई एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स, और फ्लक्स की इकाई क्या होती है दोस्तों, इसकी इकाई वेबर होती है। क्लियर है स्टूडेंट, फ्लक्स की इकाई क्या हो जाएगी इसमें, फाई एम वेबर हो जाएगी। एक और देखेंगे हम, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ए को क्रॉस सेक्शन एरिया आप कोर से शो करेंगे। बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या मिलेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी से शो करते हैं इसे, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो बी मैक्स है उसकी इकाई होगी
वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी इकाई होगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें बी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू, फार्मूले में क्या हो जाएगा, फाइम अपान ए, अर्थात कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी फाइम मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स अपान एरिया। तो ये फाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिमम फ्लक्स। तो ये फाइम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स अपान ए क्या हो जाएगा, एरिया। ए से क्या शो करेगा, एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालना है, तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स अपान क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। या तो जब इसे हम तिर्यक गुणा करते हैं तो इसका फार्मूला बनता है फाई एम इज इक्वल टू बी मैक्स ए, मतलब कि इसमें मैक्सिमम फ्लक्स का मान निकालें तो मैक्सिमम फ्लक्स बराबर हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कि जो बी मैक्स है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एरिया ऑफ कोर। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जब आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर का फॉर्म फैक्टर कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी में यूज करते हैं तो एसी का फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो ये एफ एफ, अर्थात कि फॉर्म फैक्टर एफ एफ से भी लिखते हैं, और जब मैथमेटिकली रूप लिखेंगे इसे फार्मूले के रूप में तो इसे के एफ के रूप में लिखते हैं। एफ छोटा होता है, के बड़ा होता है इसमें। तो फॉर्म फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, यह फॉर्म फैक्टर का मान है ट्रांसफार्मर का फॉर्म फैक्टर, जैसे कि एसी का फॉर्म फैक्टर जैसा होता है वैसा ही ट्रांसफार्मर का भी फॉर्म फैक्टर होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो एसी में वर्क करता है। तो इसका केएफ हो जाएगा आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होगा वो होगा फॉर्म फैक्टर दोस्तों। तो आरएमएस मान और एवरेज मान ये कितना होता है, एसी का 1.11 होता है। तो ट्रांसफार्मर का भी जो केएफ है मतलब कि फॉर्म फैक्टर वो कितना निकलेगा, 1.11 ही निकलेगा दोस्तों। आरएमएस वैल्यू हमेशा आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो आरएमएस वैल्यू को कैसा निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर से गुणा करना पड़ता है एवरेज वैल्यू का, तब फॉर्म फैक्टर निकलता है। तो ये एक फार्मूले के तौर पे आप याद रख सकते हैं। एसी का फार्मूला जो है आपको याद होगा, तो एसी आरएमएस वैल्यू का ही ये फार्मूला है। तो आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो इसमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि हम निकालें तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अर्थात की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रत्येक टर्न में उत्पन्न वोल्टेज की या ईएमएफ की बात कर रहे हैं हम, तो ये होता है डी फाई अपान डी टी वोल्ट। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न मतलब कि प्रत्येक टर्न में उत्पन्न ईएमएफ डी फाई अपान डी टी वोल्ट, इकाई क्या हो जाएगी, ईएमएफ की इकाई वोल्ट हो जाएगी। जब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एम माइनस जीरो। तो ये बचेगा आपके पास फाई एम ही बचेगा। अब यहाँ पर 4 टाइम्स होता है, तो 4 टाइम्स होने का कारण डी टी का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो टी बाई 4 होगा दोस्तों। ये कैसे होगा, इसके पीछे भी रीजन है। तो ये टी बाई 4 हो जाएगा उसका टाइम पीरियड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे, ये 0 हो गया यहाँ से, फिर ये 1 हो गया 0, फिर यहाँ से पाई हो गया दोस्तों, 0 से पाई चला, 0 से पाई, तो ये 0 का 1 हो गया, पाई यहाँ से चला तो ये 2 हो गया, और फिर यहीं से फिर स्टार्ट करेगा, ये पॉजिटिव साइन के लिए होगा और ये निगेटिव साइन के लिए होगा दोस्तों। तो यहाँ पर फिर क्या चलेगा, फिर यहाँ से निगेटिव से फिर स्टार्ट होगा और फिर 0 की ओर चलेगा। तो यहाँ से 360 मतलब कि ये पाई चलेगा और यहाँ से लेकर 2 पाई चलेगा। तो इन दोनों के बीच में एक हुआ तो फिर यहाँ से फिर 0 से पाई चलेगा निगेटिव के लिए, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा 1 और ये 2, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। या इसको ऐसा नहीं समझते तो आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम फ्लक्स के लिए चलेगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स जब जनरेट होगी तो यह कितना चलेगा, बीचों बीच पॉइंट में मतलब 90 डिग्री चलेगा। तो 90 डिग्री चलेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पार्ट कहलाएगा 1/4f कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये 1/4f हो जाएगा, प्लस फिर यही हो जाएगा 2/4f हो जाएगा दोस्तों, और एक फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 3/4f, और ये हो जाएगा फिर पूरा 4/4f दोस्तों। तो यहाँ पर पूरा एक साइकिल चलने में टी टाइम लगता है, टाइम पीरियड टी, इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं t/4। इसे कैसा लिखते हैं, t/4। तो 1/4f लिखा जाता है दोस्तों। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन है और ये आपको याद होना चाहिए। एवरेज वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न्स यदि निकाले हम, तो प्रत्येक टर्न में एवरेज वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रत्येक टर्न में जो एवरेज वैल्यू का उत्पन्न एवरेज वैल्यू है उसे निकालेंगे, तो ये कैसा निकलेगा, φm/1/4f निकलेगा। तो इसे लिखेंगे हम φm/4f वोल्ट। तो ये एवरेज वैल्यू हो गया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आरएमएस वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, प्रत्येक टर्न में आरएमएस वैल्यू का मान। तो प्रत्येक टर्न में आरएमएस वैल्यू का मान निकाला जाता है, तो इसमें फॉर्म फैक्टर को एवरेज वैल्यू से गुणा किया जाता है, और फॉर्म फैक्टर का मान है 1.11 गुणित एवरेज वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू निकलेगा उसको इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन इस रूप में हमारे पास प्राप्त होगा। आरएमएस वैल्यू, यहाँ पर हम जब आरएमएस वैल्यू को देखेंगे तो हमारे पास फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 है, 1.11, और हमारे पास एवरेज वैल्यू हमने निकाला, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू निकला φm/4f। तो इसी φm/4f को यहाँ पर हम लिख देंगे। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 से 1.11 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.44 φm, जैसे का वैसा हो जाएगा। और यहाँ पर एवरेज वैल्यू में f अलग से दिया हुआ है, तो ये f यहाँ पर अलग से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो ये बन जाएगा 4.44 φm इंटू एफ। इस तरीके से दोस्तों इसका मान यहाँ पर प्राप्त होगा। क्लियर है सभी को, इतना मान यहाँ पर प्राप्त होगा दोस्तों। तो इस तरीके से इसमें हम इस वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अब इन सभी को हम एक साथ जोड़ दें, तो एक साथ जोड़ेंगे तो इस टाइप से यहाँ पर मान निकलेगा, अर्थात कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज बनेगा वो इस टाइप से बनेगा दोस्तों, उसका मान इस टाइप से होगा। और ये मान होगा ईएमएफ इन